Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live with another session of the संकल्प गेट 2022 बैच नेटवर्क एनालिसिस. और आज आपके लिए लेके आए हैं यार क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट, जिसमें हम बात करेंगे कि नेटवर्क के अंदर जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सोर्सेज, इनको किस किस कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो. तो ये वाला डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं. तो यार तैयार हो जाओ एकदम फन फील्ड, एनर्जी फील्ड और नॉलेज फील्ड जर्नी के लिए. अगला एक आवर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फन होने वाला है. तो भाई चलिए करते हैं शुरुआत. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो मेरे बारे में जानते हो बेटा, but what matters the most is that an academy is the common reason behind every educator providing so much of free content. आप तक यार ये फ्री कंटेंट लेके आता है अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी एनेबल करता है हर टीचर को कि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट बच्चों तक फ्री में पहुंचाया जाए थ्रू यूट्यूब एंड अनअकैडमी ऐप. इसीलिए मैं कहता हूं बेटा अनअकैडमी इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ मिशन, इट इज अ रेवोल्यूशन टू एम्पावर ईच एंड एवरीबडी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री. ओके, तो इसके अलावा बेटा, इसके अलावा हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं वो आपको एक और जगह मिलते हैं. कहां पे आपको मिलते हैं? अनअकैडमी ऐप पे. तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस करते वक्त कोड लगा देना अंकित ESE. इमीडिएटली वो फ्री इनिशिएटिव आपका अनलॉक हो जाएगा. मेरी तो देखो यार सारी स्पेशल क्लास आपको पता है एक जगह मिल जाती हैं. अभी मैं डेली 2 घंटे आपको नेटवर्क के PYQ लगवा रहा हूं, ठीक है? तो इस लिंक पे मिलेगा, अपकमिंग स्पेशल क्लास में जाओगे मिल जाएगा. और ये लिंक मैंने कल चेक किया था यार, लिंक इज वर्किंग. यहां अगर आप नेटवर्क में जाओगे आपको नेटवर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे. तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर तब आपको यहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाते हैं. इसके अलावा मेरे बच्चों आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे, क्योंकि प्लस पे मिलते हैं इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स और कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और कहीं कोई डाउट रह जाए तो डाउट क्लियरिंग. और इतना भी अगर कम लगे तो ये भी जान लो बेटा, एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, हर चीज मिलती है. और कोई लेक्चर मिस हो गया यू कैन ऑलवेज वॉच इट रिकॉर्डेड एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. बट जो बच्चे यहां तक भी सेटिस्फाई नहीं होते उनके लिए और बेहतर प्रोडक्ट होता है, दैट इज आइकॉनिक, जिसमें ये सब तो मिलेगा जो प्लस में मिला, साथ ही एक बंदा एलोकेट किया जाएगा, दैट इज अ गेट एंड ESE रैंकर, जो आपका पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बनवाएगा. टीचर्स आपके साथ पर्सनली इंटरैक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस आप तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको समझ आएंगी. इसके अलावा बेटा आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक. और ना सिर्फ इतना, एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर कर देगी आपके सारे डाउट. तो यहां पे अगर आप कोड लगाते हो मेरे बच्चों अंकित ESE, तो आपको इमीडिएट मिलता है 10% डिस्काउंट, ठीक है? तो इतना ऑसम प्रोडक्ट, उस पे भी 10% डिस्काउंट. तो बेटा सोने पे सुहागा वाली बात हो गई. और हम लोग जो है ना डाउट बैच भी चलाते हैं प्लस यूजर्स के लिए अलग से, जहां पे आप आके ना हमसे सिर्फ डाउट पूछो. जो भी आपके डाउट्स हैं, हर हफ्ते हर सब्जेक्ट का 1 से 2 बार नंबर आता है, आप अपने डाउट क्लियर करो बेटा, डाउट लेके नहीं जाने देंगे. अब देखो यार एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है प्लस पे 17 तारीख से, यानी नेक्स्ट वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए एनालॉग, और 31 से विशाल सर लेके आ रहे हैं कंट्रोल. तो इस बैच को ज्वाइन करना है तो इमीडिएटली अनअकैडमी में जुड़ जाना है बेटा, यूजिंग द कोड अंकित ESE. और 2023 के लिए भी बैच स्टार्ट करें अंकित ESE से. आपका 1 ईयर का फीस मेरे बच्चे हो जाएगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600. मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम. और आप ये फीस EMI में भी पे कर सकते हो, 12 इक्वल EMI में, और विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट व्हाटसोएवर. और अंकित ESE से आइकॉनिक की 1 ईयर की फीस होती है 45,225, 2 ईयर विल बी 66,600. अगेन आई वुड रिकमेंड 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट विल बी मिनिमम, पर मंथ कॉस्ट विल बी मिनिमम.
ठीक है। और ये है मेरी अनअकैडमी आईडी यार @अंकित2047। तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना और आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब जब मैं लाइव आता हूँ, और आप यहाँ से मुझसे चैट भी कर सकते हो। ठीक है भाई। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे कि आपको सारे लेक्चर के नोट्स और लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। चलो यार फिर करते हैं शुरुआत मेरे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। बिना सिग्नल के कंट्रोल, सिग्नल विशाल सर ने करा तो दिया, खत्म होने वाला यार अनअकैडमी पे सिग्नल। चल क्लासिफिकेशन, और अगर नेट कंट्रोल में जितना सिग्नल रिक्वायर्ड होगा वो सर अलग से स्पेशल क्लास में लगा देंगे यार, काहे घबराते हो बेटा। जब तक हमारी टीम है ना, जब तक आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये आएगा कि नहीं आएगा? चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। अब यार नेटवर्क के अंदर जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं, आप समझ रहे होगे, नेटवर्क कुछ एक बिल्डिंग ब्लॉक से बनाया जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इस तरह के ब्लॉक्स को जोड़ करके एक कंप्लीट नेटवर्क रियलाइज किया जाता है। अब बेटा अगर ऐसा होता है तो आपको ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्स आप लगा रहे हो इनको किस किस कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो मैं आपको समझाने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी, सबसे पहले समझ लेते हैं यार, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ये कभी कभी ना बोर्ड नए नए नाटक करता रहता है। चलो, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है। हर्ष बेटा कांटेक्ट नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो 7089047561। ठीक है यार, देखो कोर्स कंप्लीट करा देंगे बच्चों, आप लोग आते रहो यार, लेक्चर्स को शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाते रहो, हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा यार। तो इतना मुश्किल थोड़ी ना है कोर्स कवर कराना बेटा। कोर्स कवर आप लोगों के लिए, आप ही के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। आप लोग सपोर्ट करते रहोगे, कोर्स कवर हो जाएगा। कौन मना कर रहा है बताओ कोर्स के लिए? ऐसा हो सकता है आप लोग सपोर्ट करो फिर भी हम कहते नहीं भाई हम नहीं कराने के, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे बच्चों बस ये है कि आप लोग आते रहो, आप लोग बाकी बच्चों तक पहुंचाते रहो, कोर्स चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। चलो अगले पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि इस पेज में थोड़ा सा ड्रामा हो रहा है। आ जाओ। अब यार सबसे पहले ना आप लोग मुझे बताओ चैट के अंदर आप लोग क्या समझते हो ये एक्टिव और पैसिव एलिमेंट से? आप लोग क्या समझते हो? आपके माइंड में क्या आता है जब आप टर्म सुनते हो एक्टिव एलिमेंट या फिर आप सुनते हो पैसिव एलिमेंट? जल्दी बताओ, आपके माइंड में क्या टर्म आती है या क्या डेफिनेशन आती है, क्या लॉजिक आपको समझ आता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट का? तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो ये कहते हैं सर एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, दे आर सेड टू बी एक्टिव एलिमेंट। और जो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी ना सप्लाई कर पाए या एनर्जी एब्जॉर्ब करे, दैट इज सेड टू बी पैसिव एलिमेंट। नॉट अ बैड डेफिनेशन, गलत तो नहीं कह रहे हो, काफी हद तक बातें सही हैं, काफी हद तक बातें सही हैं। लेकिन देखो यहां पे हम लोग क्या कह देते हैं ना, एक्टिव एलिमेंट पावर देगा कहां से यार? सोचने वाली बात है। हम ये कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के तहत एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कहना कि एक्टिव एलिमेंट एनर्जी देता रहेगा, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, ये तो कहीं ना कहीं लॉजिकली सोचो तो गलत है। सही से बताओ सोच के, इज इट लॉजिकली करेक्ट और इनकरेक्ट? सर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो बेटा क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट्स वो हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, या ये कह दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट दे दें फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दो तरह के एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं एक्टिव एलिमेंट्स में,
देखो दो तरह के एलिमेंट्स को एक्टिव एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक देखो, पहली डेफिनेशन में वही लिख रहा हूं जो आप लोग जानते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं। कैन सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन। समझ गए? फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कंसिस्टेंटली, भाई ऐसा भी कह सकते हो कंसिस्टेंटली। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी लगातार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी लगातार, ठीक है, कंसिस्टेंटली मिलती रहेगी, लेकिन किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर लें, मान लो जनरेटर की अगर हम बात करें, मान लो हम बात करें जनरेटर की, मान लो हम बात करें बैटरी की। अगर ऐसा कोई डिवाइस है, तो जैसे बैटरी है, बैटरी आपकी कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब कोई डिवाइस किसी और तो जनरेटर एक्टिव डिवाइस में ही काउंट होगा यार आरुष। तो जब कोई डिवाइस, कोई ऐसी डिवाइस जो कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दे फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी लगातार कंसिस्टेंटली, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव एलिमेंट। दूसरी तरह से एक्टिव एलिमेंट्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है, एलिमेंट्स दैट आर केपेबल ऑफ एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है यार? एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाना या उसकी पावर बढ़ानी और पावर गेन, तब हम उसको भी क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट। इस डेफिनेशन से कौन से एलिमेंट एक्टिव में जुड़ जाते हैं? बीजेटी, ओपैम्प, ये सब भी किस में आ जाते हैं? किसकी कैटेगरी में? एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आपके बीजेटी, ओपैम्प भी जुड़ जाते हैं, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग। बीजेटी से भी आप एम्पलीफायर बनाते हो, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ओपैम्प से भी बनाते हो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो जो भी एम्पलीफायर बनाने के केपेबल हैं, दे आर सेड टू बी एक्टिव एलिमेंट, दे आर सेड टू बी एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं? पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके किसी और फॉर्म में उसे कन्वर्ट करें। देखो बच्चों, कभी भी ऐसा मत बोलना यार कि पैसिव एलिमेंट एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, ऐसा कहना गलत है। आप लोग ये सोचते हो कि रेजिस्टेंस डिसिपेट्स एनर्जी, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। रेजिस्टेंस एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। आप ये बोलो रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, जायज है। रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाया करती है, ठीक है। अब कैसे, वो मैं आपको रेजिस्टेंस के अंदर समझाऊंगा। लेकिन सर हमने तो ये पढ़ा है रेजिस्टेंस लॉस कराता है। बेटा रेजिस्टेंस लॉस नहीं कराता, रेजिस्टेंस लॉस नहीं कराता, रेजिस्टेंस हीट में कन्वर्ट करता है। सुनते जाओ बात। अब अगर वो हीट आपने यूटिलाइज की, बहुत ही बढ़िया, कपड़े प्रेस करने के लिए यूज कर ली, पानी गर्म करने के लिए यूज कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने वो हीट को यूज नहीं किया, तब वो डिसिपेशन है। जैसे अब देखो हमारे घर में जितनी भी वायरिंग है, उसमें जो करंट फ्लो होता है उससे वो वायर गर्म हो जाती है। अब वो गर्मी हम लोग यूज तो नहीं कर रहे ना, वो तो वायर गर्म हो गई, वो हीट वेस्ट हो गई। तो वहां आप कह सकते हो रेजिस्टेंस इज डिसिपेटिंग एनर्जी। लेकिन जब मेरा गीजर है, जो कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन आती है, उसमें तो उस हीट एनर्जी से आप काम कर रहे हो ना, उस हीट एनर्जी का फायदा ले रहे हो, तो वहां वो डिसिपेशन नहीं है, वहां वो यूजफुल पावर है। तो आप बात को समझो, रेजिस्टेंस सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यूज करो या नहीं ये आपकी इच्छा है। समझ आया? तो आगे से कभी ये मत कहना रेजिस्टेंस डिसिपेट्स एनर्जी, क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू
हीट एनर्जी, बेसिक सी चीज याद रखना। अब प्रिया व्रता का मेरे पास क्वेश्चन है कि सर ट्रांसफॉर्मर क्या होगा। बेटा ट्रांसफॉर्मर पैसिव होता है क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा के करंट का घटा भी देता है, तो ये कभी पावर को इंक्रीज नहीं करता। एम्पलीफायर्स वो होते हैं जो पावर में गेन दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि इनपुट पावर से ज्यादा आउटपुट पावर अगर कोई डिवाइस पैदा कर सकती है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। गुरजीत डिपेंड करता है ना डिवाइस पे यार। अब घर में जो दीवार के अंदर तारे जा रही हैं उनसे थोड़ी ना पानी गर्म कर लोगे यार, उसके लिए प्रॉपर डिवाइसेस आती हैं, जैसे हीटिंग रॉड आती है या फिर गीजर आता है, वाटर हीटर आता है, तो वहां हीट को यूज कर पा रहे हो, हर चीज में थोड़ी कर लोगे। अभी मेरी माइक की तार में अगर करंट फ्लो कर रहा है भाई, तो मैं इससे थोड़ी ना सर्दियों में इसे पकड़ के लेट जाऊंगा तो गर्मी आ जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। चल अभी देखो, अब बात आती है कि सर फिर पैसिव एलिमेंट कौन से हैं। जैसा मैंने बताया यार, पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो पैसिव एलिमेंट कौन से हैं? एलिमेंट्स दैट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिखते चलना भाई जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, एलिमेंट्स दैट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी and convert it to some other form of energy are said to be passive elements, are said to be पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दें उन्हें कह सकते हो पैसिव एलिमेंट। एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, डायोड, ये सब पैसिव हैं, सब के सब पैसिव हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इंडक्टर कैपेसिटर को भी तो अगर चार्ज कर दो और फिर जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो वो भी तो एनर्जी डिलीवर करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बेटा उनके पास ना एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो जब वो डिलीवर कर देंगे तो वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुके होंगे, उसके आगे वो एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह के एलिमेंट्स को एक्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पे क्या था, फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन, यानी अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो लगातार बार बार आपको एनर्जी दे सकता है तब मैं उसे एक्टिव बोलूंगा। इंडक्टर कैपेसिटर कुछ देर के लिए एनर्जी देंगे, फिर वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और फिर वो शांति से बैठ जाएंगे, उसके बाद कोई चुल नहीं करने वाले हैं। तो दैट इज अ पैसिव एलिमेंट, दैट इज अ पैसिव एलिमेंट। अब आप लोगों ने ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लोगे कि इनका क्लासिफिकेशन रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी होता है। इनका क्लासिफिकेशन आप रेजिस्टेंस के टर्म में भी कर सकते हो, या ये कह दो V और I के स्लोप के टर्म्स में भी, ठीक है। सुमित देखो, जब हम एक वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकली लेके चलते हैं ना, जब एक वोल्टेज सोर्स को लेके चलते हैं तो हम ये मान के चलते हैं इट इज नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज, इट इज नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज। वो अलग बात है, प्रैक्टिकली वो एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगी, फिर बैटरी को वापस से चार्ज करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन एक आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जो डिस्चार्ज नहीं होता, समझ रहे हो? यानी जितने भी आप क्वेश्चन करोगे उसमें ये कभी नहीं मानोगे बैटरी थोड़ी देर तक अगर लगी रह गई तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी, ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं बैटरी इज गोइंग टू डिलीवर कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट। जबकि प्रैक्टिकली होता क्या है ना, समय के साथ बैटरी का वोल्टेज गिरता जाता है, बैटरी कभी भी कांस्टेंट वोल्टेज नहीं डिलीवर करती है, समझ रहे हो? लेकिन मैं नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मेरे बच्चों। नेटवर्क के अंदर बैटरी को एक आइडियल वोल्टेज सोर्स माना जाता है जो कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक एनर्जी डिलीवर करती चली जाती है। अब देखो, अब हम क्या कहते हैं यार कि यहां पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें,
तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर देते हैं? इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अब आप यहां से एक्टिव पैसिव कैसे पहचानते हो? एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं वेयर रेजिस्टेंस इज 0 फॉर सर्टेन रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अगर बेटा कोई नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट कर सकता है देन इट इज सेड टू बी एक्टिव एलिमेंट। नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि वो पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो पावर डिलीवर कर रहा है। देखो रेजिस्टेंस हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? इट विल डिलीवर द पावर। और पैसिव एलिमेंट कौन से होंगे? पैसिव एलिमेंट जहां पे कि ये जो स्लोप है, स्लोप जिसको आप रेजिस्टेंस कह रहे हो, वेयर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एंटायर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जहां रेजिस्टेंस बेटा 0 या 0 से बड़ा आएगा हमेशा, दैट इज सेड टू बी पैसिव एलिमेंट। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो यार, फ्रॉम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक देख के अगर पावर डिलीवर हो रही है तो आप बोलोगे एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट आर केपेबल ऑफ, अभी मैं आपको ग्राफ दिखा दिखा के समझा दूंगा, केपेबल ऑफ डिलीवरिंग पावर। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट पावर डिलीवर करने की काबिलियत रखते हैं। पैसिव एलिमेंट्स can only absorb power। कैन ओनली एब्जॉर्ब पावर। कहां से देखोगे? वी आई कैरेक्टरिस्टिक से। समीम देखो मैंने बताया प्रॉब्लम क्या है कैपेसिटर के अंदर, कि कैपेसिटर बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इट कैन नॉट सप्लाई एनर्जी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो दैट इज व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज अ पैसिव एलिमेंट। और हर्ष बेटा मैंने एक चीज बोली है, बैटरी को नेटवर्क के अंदर ऐसा माना जाता है दैट बैटरी डज नॉट डिस्चार्ज, यानी बैटरी इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इनसाइड अ नेटवर्क, इसीलिए उसे एक्टिव एलिमेंट की नजर से देखा जाता है। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकली अगर मैं बैटरी की बात करूं, बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। अब वो अलग बात है कैपेसिटर से काफी धीरे डिस्चार्ज होती है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होती है, यानी कि बैटरी का वोल्टेज ग्रेजुअली गिरता है, बैटरी का चार्ज ग्रेजुअली गिरता है, लेकिन जब नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बेटा बैटरी का वोल्टेज कंसिस्टेंट रहता है। समझ आया? अब मैं आपको वी आई कर्व से दिखाता हूं, देखो क्या होता है। आपके पास देखने के ना दो तरीके होते हैं, देखते चलना। मान लो मैंने ये एलिमेंट बना के दे दिया, मैंने आपको ये दिखा दिया, मुझे नहीं पता ये एलिमेंट है कुछ x, x माने अननोन, अलजेब्रा वाला x। अब यहां पे देखो बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन आपने एक एजम्पशन बना लिया यार। करंट डायरेक्शन को देखते हुए आप एक एजम्पशन बना बैठे हो, क्या? पावर इज एब्जॉर्ब्ड, है ना? आप एक एजम्पशन बनाए बैठे हो कि पावर इज एब्जॉर्ब्ड। अब अगर आंसर पॉजिटिव आया तो यानी आपका एजम्पशन सही था,
आंसर नेगेटिव आया तो यानी आपका एजम्पशन गलत था। तो चलो फिर वी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसी बात पे। देखो अब मान लो V वर्सेस I है। अब मान लो यार कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आपको दे रखी है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक अगर देखोगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, समझ रहे हो मेरी बात। इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, दैट मींस इट इज एक्टिंग रेजिस्टेंस एज ग्रेटर देन 0, सो इट इज पैसिव, सो इट इज पैसिव। समझ आया। लेकिन मेरे बच्चों यहां पे एक चीज और भी कर सकते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक है V ग्रेटर देन 0, I ग्रेटर देन 0। V और I अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, V और I ग्रेटर देन 0 हुआ तो पावर विच इज VI इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो यानी एब्जॉर्ब ही कर रहा है। सोच के देखो ना, आप एब्जॉर्प्शन मान के चले थे, अगर आपकी पावर पॉजिटिव आ गई तो माने ये एब्जॉर्ब ही कर रहा है। अगर ये एब्जॉर्ब ही कर रहा है तो ये पैसिव हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो पावर जो कि दोनों का प्रोडक्ट है दैट इज पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव आ गई तो यानी ये फिर भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। अब बेटा अगर ये दोनों ही क्वाड्रेंट में एब्जॉर्ब ही कर रहा है तो इट इज क्लासिफाइड एज अ पैसिव एलिमेंट। तो हम क्या बोल रहे हैं, सिंस एलिमेंट always absorbs power, it is classified as passive element। तो देखो देखने के दो तरीके हैं मेरे भाई, देखने के दो तरीके हैं। एक तो स्लोप से देख सकते हो और दूसरा आप देख सकते हो मेरे बंधु किससे, दूसरा आप देख सकते हो पावर से। समझ आया, समझ आया दोनों मेथड। एक तो स्लोप से रेजिस्टेंस निकाल के देख लिया और दूसरा तरीका हुआ पावर निकाल के चेक कर लेना कि क्या ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर ये पावर डिलीवर कर रहा है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो माने इट इज अ पैसिव एलिमेंट, और अगर डिलीवर कर सकता है तो दैट इज अ एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। और आज मैं देख रहा हूं भाई आप लोगों की अटेंडेंस कल से कम है। आप लोग प्रॉमिस करते हो कि सर ये अटेंडेंस बनी रहेगी, बढ़ना तो दूर की बात है, और फिर उसको गिरा देते हो यार, गलत बात है। अब देखो इसी पे एक और एग्जांपल समझाता हूं, समझते चलना हर चीज को। जैसा मैंने बोला था बेहतरीन वे में बेसिक से डील करेंगे और डिटेल में डील करेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिसको ऊपर ऊपर से खींच देंगे। अगेन देखो यहां पे, अगेन यहां पे क्या है, यहां पे वही हो रहा है कि बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन पावर is absorbed by x। पावर एब्जॉर्ब हो रही है। अब बात यह है हमें इस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक। हमें इसको जो है ना कैरेक्टरिस्टिक की मदद से वेरीफाई करना पड़ेगा। अब की बार देखो मैं आपको ना कैरेक्टरिस्टिक अलग देता हूं। ऐसे मैंने दे दी। अब एक बच्चा डायरेक्टली क्या बोलेगा कि भैया इसका तो स्लोप नेगेटिव है, इसका तो स्लोप नेगेटिव है, तो रेजिस्टेंस इज लेस देन 0, दैट मीन्स सर इट इज एक्टिव एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है। अब एक बार ना पावर से भी चेक कर लेते हैं यार। अब पावर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो वोल्टेज तो पॉजिटिव है बट करंट इज नेगेटिव, तो पावर विच इज VI इज नेगेटिव।
पावर अगर नेगेटिव है तो आपने एब्जॉर्ब माना था, बट पावर एक्चुअल में क्या हो रही है, पावर इज डिलीवर्ड, पावर इज डिलीवर्ड। ऐसे ही देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो पावर जो है VI इज नेगेटिव, तो पावर आपने एब्जॉर्ब मानी थी लेकिन नेगेटिव आ गई, तो पावर डिलीवर्ड। तो अब आप बोल सकते हो ना भाई, एलिमेंट अगर पावर डिलीवर कर रहा है, सेंस एलिमेंट always delivers power, it is classified as active element। हमेशा डिलीवरी कर रहा है भाई तो एक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, चमक गया भाई, यहां तक चमक गया, यहां तक। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैं कहानी ना थोड़ी सी और ट्विस्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, कहानी थोड़ी सी और ट्विस्ट भी कर सकते हैं। कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं, देखो मान लो मैं आपको पहले से ये दे दूं, अब की बार मैंने ऐसा दे दिया। ठीक है, अब यहां पे आप क्या बोलोगे, सिंस आई लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्स, करंट देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है ना, तो पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, है ना, पावर डिलीवर हो रही है भाई। चलो भाई मान लिया। अब देखो ये जो साइन कन्वेंशन मैंने दिया, इस बार उल्टा दिया, इस बार मैंने उल्टा दिया। अगर मैंने साइन कन्वेंशन उल्टा दिया तो मेरे बच्चों यहां रेजिस्टेंस वाला फंडा मत लगाना। ठीक है, रेजिस्टेंस वाला फंडा सिर्फ कब लगाओगे, जब या तो डायग्राम गिवन ना हो। कौन सा डायग्राम, ये वाला, या तो ये डायग्राम गिवन ना हो, और अगर ये डायग्राम गिवन है तो करंट शुड बी एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। अभी मैं लिखवाता हूं ये। अब मान लो मेरे भाई मैंने आपको ऐसा दे दिया ग्राफ, ऐसा दे दिया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि स्लोप तो पॉजिटिव है सर, रेजिस्टेंस पॉजिटिव है सर, तो ये पैसिव होना चाहिए। लेकिन बेटा ये एकदम गलत है, रॉन्ग। यहां पे क्या होगा, आप देखो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, तो पावर इज पॉजिटिव। आपने डिलीवर मानी थी, पावर पॉजिटिव आई तो डिलीवर ही हुई ना भाई, डिलीवर हुई कि नहीं हुई। यहां पे वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, तो पावर जो V और I का प्रोडक्ट है दैट इज पॉजिटिव, फिर से डिलीवर हुई, फिर से पावर डिलीवर हुई। तो बेटा जब पावर डिलीवर हो रही है तो एलिमेंट कैसा हो गया, एक्टिव। एलिमेंट कैसा हो गया, एक्टिव। सिंस पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, सिंस पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, एलिमेंट इज एक्टिव। ठीक है, चल ये बात चमकी भाई यहां तक। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट लिखवाता हूं, तो यहां से हम क्या सीखे, बात को समझना। फर्स्ट पॉइंट लिखो भाई, सब लोग जल्दी से लिख लो यहां तक, फिर पॉइंट नोट डाउन करना। पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर पॉइंट नोट डाउन करेंगे भाई सभी लोग। लिखा यहां तक, तो देखो मेरे भाई पहले पॉइंट लिखो, if the sign convention, if the sign of voltage, if the sign of voltage and current direction
if the sign of voltage and current direction is not specified, if the sign of voltage and current direction is not specified, we can judge active and passive, we can judge active and passive by means of slope of VI characteristic, by means of slope of VI characteristics. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. सेकंड पॉइंट, if the current direction is such that, if the current direction is such that element absorbs power, if the current direction is such that element absorbs power, then we can use the rule, we can use the rule of slope, we can use the rule of slope to determine active and passive nature. We can use the rule of resistance to determine active and passive nature. Third point लिखो, if current direction is such that, if current direction is such that element delivers power, if current direction is such that element delivers power, then we have to use the concept of power, then we have to use the concept of power to judge active and passive nature, to judge active and passive nature. समझ गए भाई? जल्दी बोलो. डायग्राम नहीं दिया है या डायग्राम में पावर एब्जॉर्ब हो रही है, रेजिस्टेंस लगाओ पावर लगाओ, आपकी मर्जी है. लेकिन डायग्राम गिवन है और वहां पावर डिलीवर हो रही है, तब क्या करना पड़ेगा? तब लगाना पड़ेगा पावर वाला फंडा, तब रेजिस्टेंस वाले फंडे से काम नहीं चलेगा. समझ गए भाई? जल्दी बोलो, सब लोग समझे कि नहीं समझे? फटाफट से बताओ. अब देखो, इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग इमीडिएटली आंसर करना. अब बताओ भाई, एक्टिव है या पैसिव है? फटाफट बताओ, देखें कौन बच्चा आंसर करता है. चिंता मत करो, आज ना आपका एक्टिव पैसिव के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के अंदर. बस थोड़ा साथ साथ चलते रहो सब्र करके. अभिषेक ने ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही बता दिया था आंसर, पैसिव. देखो, अब यहां पे अगर रेजिस्टेंस वाला रूल लगाएं कि भाई हम ये बोलें स्लोप नेगेटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव, तो एक्टिव. अगर ऐसा बोलेंगे तो गलत है भाई. ठीक है, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे साइन कन्वेंशन के अनुसार अगर करंट का साइन देखोगे, डायरेक्शन देखोगे, तो उसके अनुसार आप क्या कह सकते हो? पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, पावर डिलीवर की जा रही है. अब अगर ऐसा है, यहां पे अब आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव.
सॉरी, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, तो पावर तो नेगेटिव आ गई भाई, पावर नेगेटिव आ गई, तो यानी कि हमने डिलीवर माना था बट हो रही है एब्जॉर्ब। फोर्थ क्वाड्रेंट में वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो पावर जो वी आई होती है नेगेटिव, यानी हमने डिलीवर मानी थी, एब्जॉर्ब हो रही है। अगर पावर एब्जॉर्ब ही हो रही है, इफ एलिमेंट ओनली एब्जॉर्ब्स पावर, तब ये कैसा एलिमेंट हुआ? देन इट इज पैसिव एलिमेंट। समझ में आया ना? मजा आया? इजी फंडा यार, एक्टिव पैसिव इतना टफ नहीं है, बट अगर उसका फील्ड रखोगे ना, एक्टिव पैसिव है क्या, एक्टिव पैसिव है क्या, अगर इस चीज का फील्ड रखोगे तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो नेटवर्क ना बहुत बार बहुत टीचर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, यानी नेटवर्क का ना फील नहीं आता। ये तो बता देंगे नेटवर्क में ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, इस फंडामेंटल से क्या होगा, इस रूल से क्या होगा, लेकिन वी मस्ट रिलेट नेटवर्क एनालिसिस टू द डिवाइसेस इन आवर सराउंडिंग। यानी आपको यह भी समझ आना चाहिए नेटवर्क पढ़ते हुए कि ये कितना इंटीग्रल पार्ट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये फाउंडेशन स्टोन है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। जब ये चीजें समझ में आती हैं ना हमको, तब हमें समझ आता है नेटवर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वरना ये तो समझा देना यार बहुत आसान है, जितना चीजें किताबों में लिखी है नेटवर्क को नेटवर्क तक रखना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क का एप्लीकेशन सोचते हुए समझते हुए चलना, इसका रोल अदर सब्जेक्ट्स में देखना, वहां से असली कनेक्शन फील होता है और वहां से आपको असलियत समझ में आती है नेटवर्क कितनी बड़ी चीज है। चलो इसके और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं यार, ठीक है। ये देखो, द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एलिमेंट इज गिवन बिलो, डिटरमाइन इफ द एलिमेंट इज एक्टिव और पैसिव। फटाफट बताओ एक्टिव है या पैसिव है। आपको क्वेश्चन गिवन है, जल्दी से बोलो भाई। अभिषेक बोल रहे हैं एक्टिव, आरुष पैसिव, पुष्कर एक्टिव, शशांक पैसिव। अरे भाई क्या कर रहे हो? देखो साइन कन्वेंशन सही दे रखा है, आप ऐसे कर लो, देखो साइन कन्वेंशन कौन सा दे रखा है, पावर एब्जॉर्ब करने वाला साइन कन्वेंशन दे रखा है, पावर एब्जॉर्ब करने वाला। अब यहां पे अगर देखोगे वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, तो पावर इज नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो पावर इज नेगेटिव। पावर नेगेटिव है माने डिलीवर कर रहा है, पावर नेगेटिव है माने डिलीवर कर रहा है, और जब ये डिलीवर कर रहा है एनर्जी या डिलीवर कर रहा है पावर, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट। और मैंने बताया था अगर एब्जॉर्बिंग वाला साइन कन्वेंशन हो तो आप स्लोप से भी जा सकते हो, आप स्लोप से भी जा सकते हो। स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, देन ऑल्सो वी कैन क्लासिफाई इट एज एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। स्लोप तो आपका नेगेटिव आ रहा है ना भाई, स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो इट इज एक्टिव। स्लोप वाला फंडा कब नहीं चलेगा? जब एलिमेंट के अंदर साइन ऐसा दिया हो कि इट स्टार्ट्स टू डिलीवर पावर। अगर साइन कन्वेंशन डिलीवरी वाला दिया है तो स्लोप वाला फंडा नहीं लगता है। अगला देखो यार, कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है एलिमेंट की, पूछा है एलिमेंट एक्टिव है या पैसिव है। फटाफट बताओ, कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन, डिटरमाइन वेदर द एलिमेंट इज एक्टिव और पैसिव। और जैसा मैंने बोला है क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दिया करो, क्वेश्चन बाद में लिख लेना लेक्चर के, ठीक है। सॉल्यूशन पे काम करो, क्वेश्चन के लिए अपने नोट्स में जगह छोड़ दो। लेक्चर खत्म होता है, तुरंत लेक्चर की वीडियो खत्म होने के बाद आप इमीडिएटली बस क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करो। एक लेक्चर में कितने क्वेश्चन लगा लेंगे? 5-7,
मुश्किल से आपके लिए 15-20 मिनट का काम है। क्या है? एक्टिव है। बहुत बढ़िया। देखो यहां पे अगर आप स्लोप देखोगे, स्लोप नेगेटिव तो रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, यहां पे स्लोप पॉजिटिव तो रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो देखो व्हेन डिवाइस has a region where when device has a region where resistance is negative, then it is said to be active device. Then it is said to be, अगर कहीं भी रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया तब आप एक्टिव डिवाइस कह सकते हो। अगर कहीं भी रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया देन यू कैन ऑलवेज कॉल इट एज एन एक्टिव डिवाइस। ठीक है, अब ये डाउट क्लियर हो गया। बच्चों का एक डाउट था कि सर अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुआ तब क्या होगा? दोनों हुआ तो आपका डिवाइस कहलाएगा एक्टिव। ये ईएससी के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था और अब मुझे लगता है आप एक्टिव पैसिव के साथ कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल हो तो यार एक बार दिल बन जाना चाहिए चैट के अंदर कि हाँ सर समझ आ गया है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। फटाफट से बता दो, समझ में आ गया है? समझ में आ गया है सब लोगों को एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं? जल्दी बोलेंगे यार। चलो बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर दो। चलो बहुत ही सही। अब यार अगले क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। देखो एक दो क्लासिफिकेशन लंबे हैं, बाकी के सारे छोटे हैं, जिनमें से एक ये एक्टिव पैसिव वाला होता है। तो अब एक्टिव पैसिव तो बढ़िया तरीके से समझ आ चुका है। सेकंड समझाता हूं। सेकंड है मेरा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। अब देखो लीनियरिटी ना एक ऐसी चीज है जो आप कई सब्जेक्टों से जोड़ते हो, कंट्रोल सिस्टम से जोड़ते हो, आप इसको नेटवर्क में देखते हो, आप फिर इसको सिग्नल के अंदर भी देखते हो। तो विशाल सर भी आपसे बात करेंगे लीनियरिटी के बारे में। ठीक है, डोंट वरी, लीनियरिटी सिग्नल में भी आएगी। बट चलो अभी हम नेटवर्क के लेवल पे समझ लेते हैं। देखो लीनियरिटी ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये दो चीजों से बनी होती है मेरे भाई। पहली चीज होती है सुपरपोजिशन। क्या होती है? सुपरपोजिशन। और दूसरी चीज होती है होमोजेनिटी। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? लीनियरिटी अकेला नहीं है, लीनियरिटी के अंदर दो चीजें छुपी हैं, एक सुपरपोजिशन और एक होमोजेनिटी। ठीक है, अब देखो मैं सुपरपोजिशन की बात करता हूं। देखना, अगर मान लो कि कोई सिस्टम है, मैं सिग्नल की टर्म्स में समझा रहा हूं थोड़ा सा, ये सिस्टम एक नेटवर्क भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिस्टम एक नेटवर्क भी हो सकता है। अब इसके अंदर अगर इनपुट है xt और इस सिस्टम का आउटपुट है yt, तो मैं कहता हूं मेरे भाई कि अगर x1t लगाया तो आया मान लो y1t, मैंने दूसरा कोई इनपुट लगाया x2t तो कोई और आउटपुट आया y2t। यहां पे t का क्या सिग्निफिकेंस है? t इज द टाइम। तो हम ये कह रहे हैं जो x इनपुट है और y आउटपुट है, ये दोनों टाइम के फंक्शन है। ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे। अब मैं कहता हूं भाई सुपरपोजिशन के तहत हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन के तहत हम ये बोलते हैं कि अगर आप इनका कॉम्बिनेशन लगाओ x1t प्लस माइनस x2t विल गिव अस y1t प्लस माइनस y2t। ठीक है,
यानी कि x1 और x2 का कॉम्बो अगर लगाएंगे तो हमें आउटपुट में y1 और y2 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन। ठीक है, इफ दिस इज ट्रू, अगर ऐसा हुआ सिस्टम इज सेड टू फॉलो सुपरपोजिशन। फिर ये होमोजेनिटी क्या होती है सर? देखो होमोजेनिटी में क्या कर देते हैं, होमोजेनिटी में हम क्या कर देते हैं, हम ये कह देते हैं यार कि अगर मान लो xt का आउटपुट है आपका yt, तो axt का क्या होगा ayt, यानी इनपुट एंड आउटपुट आर स्केल्ड बाय सेम फैक्टर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनिटी। क्या कहते हैं उसको? होमोजीनिटी। बात क्लियर हुई? अब इन दोनों को लीनियरिटी जो है ना कंबाइन कर देती है। लीनियरिटी कैसे कंबाइन कर देती है वो मैं बताता हूं, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। जल्दी से एक बार नोट करके मुझे डन बता दो चैट के अंदर, फिर मैं आपको बताता हूं इन दोनों को कैसे एक ही कंडीशन में मर्ज किया जाता है। जल्दी से करो, और फिर मैं आपको नेटवर्क के कुछ एलिमेंट्स ये प्रूव करूंगा दे आर लीनियर। चलो बनाओ भाई, जल्दी से करो भाई। हो गया डन? चलो आगे चलते हैं। अब मैं क्या कहता हूं, लीनियरिटी कैसे ले ली जाती है, देखना कैसे मर्ज कर दी जाती है, दोनों कंडीशन कैसे साथ में लेके चलते हैं। हम ये कहते हैं, देखो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि x1t का आउटपुट अगर y1t है, x2t का आउटपुट अगर आपका y2t है, तो हम कहेंगे a1 x1t प्लस a2 x2t, इसका आउटपुट आना चाहिए सेम लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखो मैं इसको मैथमेटिकली को वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट yields linear combination of output with same coefficient। यानी अगर इनपुट का लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जहां हर एक टर्म की पावर 1 होती है। यहां अगर देखो x1 की पावर भी 1 है, x2 की पावर भी 1 है, तो इसे कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। आपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, लेकिन दोनों इनपुट्स की पावर को क्या रखा है 1, दैट इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर x1 का स्क्वायर हो जाता या x2 का क्यूब हो जाता तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं रह जाता। समझ आया लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन मींस दैट द पावर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज 1। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लगाओगे इनपुट का तो आउटपुट का भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। और एक और खास बात की कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ऐसा है cxt, अब आप क्या कहोगे, y1t क्या है c x1t, y2t क्या है c x2t,
ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे को yt चाहिए, जहां मैंने ऐसा इनपुट लगाया ax1t प्लस b x2t, ax1 प्लस b x2 लगाया तो a इंटू सी x1t प्लस b इंटू सी x2t। सी x1 है y1, सी x2 है y2। देखो आ गया ना लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर इनपुट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो आउटपुट का भी लीनियर कॉम्बिनेशन आया विद द सेम कोएफिशिएंट। आउटपुट इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन with same coefficients, with same coefficients, and hence linear system। सही है, सही है भाई। इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है लीनियर। क्या कहा जाता है? लीनियर। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लिखा ना सब लोगों ने यहां तक भाई? ये क्लियर हुआ लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं? यही चीज विशाल सर आपको सिग्नल के अंदर कवर कराएंगे, बट नेटवर्क के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है। अब देखो ऐसा रिलेशन आप रेजिस्टेंस में भी तो देखते हो। यहीं पे मैं लिख देता हूं भाई, रेजिस्टेंस में भी तो यही रिलेशन आता, V इक्वल टू RI। इसीलिए आप कह सकते हो रेजिस्टेंस इज अ लीनियर एलिमेंट। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हो रेजिस्टेंस इज अ लीनियर एलिमेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस में ऐसा ही रिलेशन आएगा जैसे y इक्वल टू सी एक्स, V इक्वल टू RI। चलो आगे चलते हैं यार। एक और रिलेशन मैं आपको दिखाता हूं। सेकंड एग्जाम्पल, मान लो अब ये है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है ये। तो ये देखने से ऐसा लगता है सिस्टम तो लीनियर होना चाहिए सर, y और x के बीच में स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है। लेकिन देखो पहले ना आप x1 का आउटपुट निकालो। आपने बोला x1 से आने वाले आउटपुट का नाम है y1। फिर आपने बोला कि सर x2 से आने वाले आउटपुट का नाम है y2। ठीक है, ऐसा आपने बोला। अब मैंने क्या बोला कि भाई अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें दोनों का, यानी ax1 प्लस bx2, अगर मैं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं ये बना भाई। अब ये इसके बराबर तो नहीं है ना यार, ay1 प्लस by2। आप कहोगे सर हमें तो बराबर ही दिख रहा है। नहीं मेरे भाई, ay1 प्लस by2 होता तो कांस्टेंट टर्म बनती ac प्लस bc। ay1 प्लस by2 होता तो कांस्टेंट टर्म बनती ac प्लस bc। क्या बनती? ac प्लस bc। सो सच अ सिस्टम इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं फॉर लीनियर सिस्टम, फॉर लीनियर सिस्टम ग्राफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और वोल्टेज एंड करंट, और voltage and current must be straight line passing through origin। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास होती हुई है तब आप उसे क्या कहोगे? लीनियर सिस्टम।
तब आप उसे क्या कहोगे? लीनियर सिस्टम। समझ में आया? समझ में आया भाई? ये चीज जल्दी से बताएंगे मुझे। ये समझ में आया? स्ट्रेट लाइन होना, लेकिन अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो भले ही वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन सिस्टम कैसा है? सिस्टम है नॉन लीनियर। लीनियर सिस्टम का जो ग्राफ होता है दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फटाफट से बताओ, ये क्लियर है? चलो, लिखा ना सब लोगों ने? लिखा? एक और एग्जांपल ले। देखो, अब आप लोग यार आगे चल के तो पढ़ोगे इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह। मैं अभी इंडक्टर का एग्जांपल लेता हूं एक बार। अब मेरे को ये जानना है सर, ये थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन है, ये तो V इक्वल टू आई आर नहीं है, तो मेरे को ये लग रहा है ये लीनियर नहीं होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं I1 करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगी V1, I2 करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगी V2। तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि करंट मैंने ऐसा ले लिया भाई, करंट मैंने ऐसा ले लिया I1 I2 का लीनियर कॉम्बिनेशन AI1। अब आपको पता है यार, अगर कभी भी एक सम का डेरिवेटिव लेते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना डेरिवेटिव के, ये बात तो सब लोग मानते हैं, कांस्टेंट ऑलवेज लाइज आउटसाइड द डेरिवेटिव। तो इसको ऐसे लिख लो, L di1 by dt is V1। ये हो गया, ठीक है। आ गया भाई लीनियर कॉम्बिनेशन, आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन, तो दैट मीन्स इट इज अ लीनियर एलिमेंट, इट इज अ लीनियर एलिमेंट। समझ में आया? तो ऐसे ही देखो, कैपेसिटर क्या होता है यार? कैपेसिटर क्या होता है? I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। तो सिमिलर टू इंडक्टर, C इज ऑल्सो लीनियर। तो यार ये लीनियर कैसे हुए? अगर डायरेक्टली मुझे जानना है सर, मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता, मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता, तो ये लीनियर कैसे हुए? बेटा आप ऐसे कह सकते हो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर लीनियर ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर लीनियर ऑपरेटर। इसका मतलब ये है यार कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ना, सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कहीं भी डेरिवेटिव दिखे या इंटीग्रेशन दिखे, इट विल बी लीनियर। तो इस अकॉर्डिंगली आर, एल एंड सी आर लीनियर एलिमेंट्स, दे आर लीनियर एलिमेंट्स। अब आरुष पूछ रहे हैं सर ओरिजिन क्यों रिक्वायर्ड है? बेटा ओरिजिन मैंने आपको अभी प्रूफ तो किया, अगर ओरिजिन से पास नहीं होती लाइन तो वो होमोजेनिटी सुपरपोजिशन को नहीं फॉलो करती है। अगर वो सुपरपोजिशन होमोजेनिटी को नहीं फॉलो करेगी, इट विल बी नॉन लीनियर। अब देखो, अगर जैसे एक एलिमेंट अगर हम ले लें, डायोड ले लें, डायोड के अंदर अगर ये वोल्टेज है V, इससे जाने वाला करंट है I, तो हम क्या कहते हैं कि I क्या होता है? IS e टू द पावर VD, ये होता है। अब यहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है, यहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि भैया I वर्सेस VD इज एक्सपोनेंशियल, तो ये नॉन लीनियर हो गया। तो ये क्या हो गया? इट इज अ
नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, बेटा 12th के लेवल के पीछे से ही तो चल रहे हैं, 12th के पीछे से ही तो चल रहे हैं। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो याद होगा मेरे भाई, कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भूल गए हो, क्योंकि फिर वो ब्रशअप कराना तो बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। समझ रहे हो मेरी बात? अली यहां पे हमें ना ट्रांसफर फंक्शन देखना है। ट्रांसफर फंक्शन में कभी भी इनिशियल कंडीशन नहीं देखी जाती। हम कह रहे हैं सी और एल लीनियर एलिमेंट है, ये नहीं कि सी चार्ज वाला लीनियर है कि बिना चार्ज वाला लीनियर है। कैपेसिटर एज अ डिवाइस इज लीनियर, इंडक्टर एज अ डिवाइस इज लीनियर। समझ में आया? तो ये एलिमेंट्स दोनों लीनियर हैं, आप चार्ज रखो या ना रखो, डजंट इवन मैटर। ओके, चलो इस पे देखें भाई क्वेश्चन। चलो देखो जरा, ये द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बिलो, डिटरमाइन वेदर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर। जल्दी बताओ भाई। और इस सब्जेक्ट के लिए बेटा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से ज्यादा कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक मैथ्स आना चाहिए, है ना। और यार देखो, भले ही 12th की चीजें भूल चुके हो, इंजीनियरिंग में दोबारे से आपका मैथ्स आता है, कैलकुलस दोबारे आता है आपका पूरा का पूरा। चलो बताओ ये क्या है? लीनियर है, बहुत ही बढ़िया। दिस इज लीनियर। क्यों है भाई लीनियर? V इज इक्वल टू स्लोप इंटू आई, या ये कह दो कैरेक्टरिस्टिक इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये लीनियर होगा भाई। अगला बताओ भाई, अगला बताओ, फटाफट से बताते चलेंगे। ये जो ग्राफ दिखाया है VI का, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? बोलो मेरे भाई, वेदर दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर। ये क्या है? नॉन लीनियर। बहुत बढ़िया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। मॉड्यूलस फंक्शन जैसा हो गया ना, अगर मॉड्यूलस फंक्शन जैसा हो गया तो इट इज नॉन लीनियर। ठीक है, ये नॉन लीनियर है। चलो सभी लोगों ने सही बताया। अगला बताओ यार, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? फटाफट बताओ, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? क्या है? नॉन लीनियर है। बहुत बढ़िया। नॉन लीनियर क्यों है यार? क्योंकि ना यहां पे ग्राफ सैचुरेट कर गया, यानी यहां पे V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल नहीं चल रहा। सेम वे में यहां पे भी अगर देखोगे सैचुरेशन आ चुका है, जिसका मतलब V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। जब ऐसा चल ही नहीं रहा है तो इट इज नॉट अ लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट में V और I प्रोपोर्शनल होने चाहिए। लीनियर एलिमेंट में V और I प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रथमेश, ओपैम में ना V आउट और V इन का रेशो होता है, यानी Y एक्सिस पे V आउट होता है, X एक्सिस पे V इन होता है, V और I के बीच का ग्राफ नहीं होता। चलो अब ये बाइलेटरल यूनिलेटरल आ गया। फिर देखो भाई, यहां तक रख रहे हैं आज, आपका लीनियर नॉन लीनियर तक कवर हो गया। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बाइलेटरल यूनिलेटरल, फिर इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट, ये सारी चीजें कराएंगे।
तो यार देखो 14 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे एनरोल कर लो यार इसके अंदर, और कोड लगा देना मेरे भाई अंकित ESE। 1.8 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है बच्चों को, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाएंगे। अब अंकित ESE कोड से अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, 17 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एनालॉग, तो आपकी 1 ईयर की फीस है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और आप विदाउट एनी इंटरेस्ट EMI पे भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक के लिए जाओगे तो 1 ईयर की फीस होगी 45,225, 2 ईयर की होगी 66,600। 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट एनी इंटरेस्ट। 12 इक्वल EMI में पे कर सकते हो। और ये है भाई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल, मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी ऐप पे, और यहां से आप मुझे मैसेजेस भी भेज सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देना, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे जब जब कोई भी लाइव क्लास इस चैनल पे चलती है। ठीक है, तो कल मिलते हैं यार सेम टाइम, और हम बाकी का ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट